जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। 17 अगस्त की सभी शिफ्टों पर आधारित अति संभावित क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिदिन देखे जा रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। यकीन मानिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख ले, जहां सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर कराए गए। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। दिए गए प्रश्न में कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? ऐसी संख्या बताना है चार ऑप्शन में जो 22 से विभाज्य है। तो भाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, 22 का रूल अप्लाई करना है। और 22 का रूल ये होता है कि कोई भी संख्या 11 दूनी 22 बनता है, इसलिए कोई भी संख्या अगर 11 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है तो डेफिनेटली वो संख्या 22 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब उस संख्या में 2 से विभाजित होने का नियम भी लगना चाहिए और 11 से विभाजित होने का नियम भी लगना चाहिए। अब 2 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे इस संख्या का इकाई अंक 6 है और 6 में 2 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 2 से कटती है। बी वाला ऑप्शन 2 से नहीं कटता है, क्योंकि इकाई अंक 9 है, 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए संख्या 22 से भी कभी नहीं कटेगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये 22 से भी विभाजित नहीं होगा। अब क्या करोगे, पहला और चौथा ऑप्शन 2 से विभाजित है, लेकिन इन दोनों में भी जो ऑप्शन 11 से भी विभाजित है वो आपका सही जवाब होगा। इसमें 11 का रूल लगाएंगे हम लोग। तो अंकों का योग, इकाई तरफ से एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ लो, तो यहाँ पर 6 और 5 11 होता है। 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, और यहाँ पर बचे हुए अंकों को भी जोड़ लो। 4 दो कितना, 6, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 6 बचा। मतलब यहाँ पर इकाई तरफ से एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ लेना और बचे अंकों को जोड़ लेना है। इनका अंतर यदि 0 आए या 11 आए, वही संख्या 11 से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए 11 से विभाजित नहीं है। डी को चेक करें। 8 में एक जोड़ा, एक छोड़कर एक अंक को 9 हुआ। 9 में एक जोड़ा 10 हुआ। बाकी के अंकों को भी जोड़ेंगे, 9 में एक जोड़ा 10 हुआ। तो इनका जो अंतर आया वो क्या आया, 0 आया या फिर 11 आए, तो वो संख्या 11 से विभाजित है। और ये संख्या 11 से भी विभाजित है, डी वाला ऑप्शन, और 2 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 22 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो प्यारे साथियों, 8 का रूल लगाएंगे। 8 का रूल यह कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में 8 का भाग लगाएंगे अंतिम 3 अंकों में। 8 चुके 32, 3 हो जाएगा, बचा यहाँ पर तो 32 हो गए, फिर 8 चुके 32। मतलब यहाँ इस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित है, तो यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य। अब बी वाला ऑप्शन 8 से नहीं कटेगा। 8 चुके 32, 3 बचा तो 34 हुए। 34 में 8 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद अंतिम 3 अंक सी वाले ऑप्शन में 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा 17 हुआ। ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। और आखिरी के 3 अंक 366 में 8 चुके 32, 4 बचा, और यहाँ पर 46 8 से विभाजित नहीं है। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, दिए गए प्रश्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो यहाँ भी 12 का रूल लगाएंगे। तो 12 का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या 6 से पूर्णता कटती है और 2 से पूर्णता कटती है तो वो संख्या 12 से पूर्णता कट जाए, या फिर कोई भी संख्या 4 से पूरी कटे और 3 से भी कटे
तो वो 12 से कट जाएगी। तो हम यहाँ पर जो रूल लगाएंगे 4 से विभाजित होने की शर्त और 3 से विभाजित होने की शर्त, जिस भी संख्या में अप्लाई हो जाएगी डेफिनेटली वो 12 से कटेगी। 6 गुणा 2 ना करके आप 4 गुणा 3 करोगे। 4 से विभाजित होने की शर्त यह है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो याद रखिएगा वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यहाँ 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चूक 16, ये 4 से कटता है। 24 भी 4 से कटता है, 89 4 से नहीं कटता है। मतलब अंतिम 2 अंक तीसरे ऑप्शन के 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 12 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। और इस प्रकार 64 में अंतिम 3 अंक 2 अंक 64 है। 4 एकम 4, जो बचा 4 छंग 24, ये संख्या भी 4 से कटती है। अब 3 का रूल इन तीनों ऑप्शन में जिस भी संख्या में लगेगा वो संख्या 3 से कटेगी। 3 का रूल ये है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटे, यानी 6 5 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 34 हो जाएगा। और ये याद रखिएगा यहाँ पर 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आगे यदि बात करें दूसरे वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पर 4 2 6 अंकों का योग करेंगे। 6 8 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24 बनेगा। और 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसलिए संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर डी वाला भी सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत दी गई है और 8 पेंसिल और 16 रबड़ की कीमत भी दी गई है, तो 24 पेन की कीमत क्या होगी? इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समझना है। 3 पेन प्लस 2 पेंसिल और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि 4 रबड़, 4 रबड़, इनकी कीमत क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 92 रुपए। अब क्या करना है, और भी क्वेश्चन में बोला गया कि यदि 8 पेंसिल, 8 पेंसिल और उसके बाद प्लस 16 रबड़, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 16 रबड़, और इनकी कीमत अलग से बताइए क्वेश्चन में 68 रुपीस। आपसे क्वेश्चन में पूछा 24 पेन की कीमत कितनी होगी, तो सुनो समझो। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 2 पेंसिल बचेगा। 4 से इसको काटा, 4 चूक 16, यानी यहाँ पर 4 रबड़ बचेगा। और यहाँ पर बराबर 4 से इधर भी काटेंगे, 4 एकम 4, 2 4 सते की 28, 17 रुपए यहाँ बचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ की कीमत 17 रुपए है। और यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दे 17, यानी 2 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत कितनी है? 17 रुपए। तो 3 पेन का मूल्य हमारे पास बच जाएगा। तो अगर 3 पेन का मूल्य लाना है हमें, तो यहाँ पर ये 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबड़ में से 2 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत हमें किस में से घटा देना है? 92 में से। कितना घटा दोगे? 17। तो 3 पेन की कीमत कितनी बच जाएगी? 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। और यहाँ पर 1 पेन की कीमत भी अब आप लेके आ सकते हो, क्योंकि 3 पेन की कीमत 75 रुपए है। तो 1 पेन की कीमत लाने के लिए 3 का भाग लगाएंगे 75 में। तो यहाँ पर 75 और बटे में आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। एक पेन की कीमत 25 रुपए आ जाए। क्वेश्चन ने कहा 24 पेन की कीमत बताओ, तो क्या करना? एक पेन की कीमत में, यानी 25 में 24 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 24 पेन की कीमत आ जाएगी। तो 25 चूको 100, कैरी आएगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 600 रुपए याद रखना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। एक तो क्वेश्चन में लंबाई की बात हो रही है आयत की, और चौड़ाई की बात हो रही है। इसका परिमाप दिया है तो आयत का क्षेत्रफल पूछा। आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाओ। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या करना है? परिमाप की जगह 14 पुट करोगे, बराबर गुणा का 2 इधर भाग में आ जाएगा और बराबर में लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा। 2 का भाग 14 में देंगे, 7 बार जाएगा और बराबर में लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगी। मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आया? हमारे पास 7 आया। और दोनों का क्वेश्चन में अंतर भी बताया कि 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई को बांट लेंगे। कैसे? जब कभी 2 वैल्यू का योग हो और आपके पास अंतर भी दिया हो, तो क्या करो? उस योग में से अंतर को घटा लो पहले। तो कितना बचा? 6। अभी 6 में क्या करेंगे हम?
इस 6 को 2 जगह बराबर बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक को एक लंबाई भी 3 बांट दिया, चौड़ाई को भी 3 बांट दिया। अंतर 1 था तो किसी भी एक वैल्यू में अब 1 जोड़ दो, तो यहाँ पर एक वैल्यू तो 4 बन जाएगी और एक वैल्यू 3 ही रहेगी और इनमें अंतर कितने का हो गया? 1 का अंतर हो गया। तो लंबाई भी लेके आ गए हम, चौड़ाई भी लेके आ गए। क्वेश्चन ने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्वेश्चन में लंबाई दी है 4 गुणा चौड़ाई भी लेके आ गए हम 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 वर्ग सेंटीमीटर याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाती है? क्वेश्चन में मूलधन तो पूछा है, यानी प्रिंसिपल का मान लाना है। क्वेश्चन में टाइम का मान दिया है 2 ईयर। क्वेश्चन में हमें रेट भी दिया है 4% और क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज का मान 1352। अब क्या करना है? मूलधन का मान लाना है, तो क्या करो, सबसे इजी तरीका समझो। आपको जो दर दी है ना 4%, इसका फ्रैक्शन बना लो। कैसे? 4/100 करो, इसे काट लो, तो 1/25 बार ये कट जाएगा। अब क्या करो, 25 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 26। 26/25। अब उतनी बार गुणा कर लो इसका जितना समय है। समय 2 वर्ष क्वेश्चन में दिया है, तो 26/25 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो 26 गुणा 26 676 होता है और बटे में 25 गुणा 25 625 होता है। ऊपर वाला मान याद रखना मिश्र धन का अनुपात आ चुका है और नीचे वाला मान मूल धन का अनुपात आ चुका है। अब क्या करना है? समझना है। अब हमें मिश्र धन और मूलधन में से मिश्र धन का मान बताया कितना? 1352। मतलब हमें 676 अनुपात का मान बताया। तो यहां से हम क्या करेंगे? एक यूनिट का मान लेके आ जाएंगे। 1352 में आप भाग लगा लो 676 का, तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी एक यूनिट का मान 2 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मूलधन बताओ। तो प्यारे साथियों, मूलधन लाने के लिए जो एक अनुपात का मान आया 2, इसका गुणा मूलधन वाले अनुपात से कर लो, यानी 676 से 2 का गुणा 625 से हमें 2 का गुणा कर लेना है, तो 625 का डबल कितना हो जाएगा? 1250 और 1250 प्रिंसिपल यानी मूलधन का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच अंतर क्या होगा? बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यकीन मानिएगा आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या पूछा क्वेश्चन में? एक तो बाह्य त्रिज्या पूछा कि समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या और एक अंतः त्रिज्या अपन निकाल लेंगे। अंतः त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला आप समझ लो। बाह्य त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला a करनी 3 होता है और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला आपको याद रखना a/2 करनी 3 होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। a क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान होगा, जिसका मान हमें क्वेश्चन में दिया है 12। तो अब देखो क्या करेंगे, इसकी बाह्य त्रिज्या लाना है तो 12/3 करोगे और अगर इसकी अंतः त्रिज्या लाना है तो एक ही जगह 12/2 करनी 3 लिखेंगे। ये 2 से 12 कटकर 6 बार कट जाएगा, तो 6/3 यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कि जो बाह्य त्रिज्या है और अंतः त्रिज्या है इनका अंतर बताओ। तो आपको क्या करना है? अंतर लाना है, तो बाह्य त्रिज्या में से अंतः त्रिज्या को घटा दो, यानी कि 12/3 में से घटा दो 6/3 को, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आएगा? √3 आएगा और नीचे भाग देंगे, एक एक बार भाग जाएगा, एक एक का गुणा 12 6 से करेंगे आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट 12 में से 6 को घटा लो, कितना बचेगा? 6। 6/3 वैसे अंतर आ जाएगा लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, तो अब आप क्या करोगे? 6/3 में इस करनी 3 का परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करो, तो करनी 3 का ऊपर भी गुणा हो जाएगा, करनी 3 का नीचे भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6/3 तो ऊपर बनेगा और बटे में करनी 9 बनेगा, जिससे बाहर आ जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 3। 3 से
ये 6 कटेगा 2। इस प्रकार जो अंतर आएगा 2 करनी 3 आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 2 करनी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि उसका आधार में गुणा कर दो उसकी ऊंचाई का। तो क्वेश्चन में जो हमें आधार दिया है मैं आपको बता दूं, एक भुजा की लंबाई दी है 18, इसे आधार मानो, और जो दोनों भुजाएं समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का एक आकृति होता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये दिए 8, यही इसकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो ऊंचाई का मान दिया 8, इसलिए आप 18 गुणा 8 करोगे 144 आएगा और 144 वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? जब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आयत में एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, और अगर हम लंबाई का गुणा चौड़ाई से करें तो क्षेत्रफल आता है। तो मान लो प्रारंभ में लंबाई 10 थी, चौड़ाई भी 10 थी, इस प्रकार क्षेत्रफल कितना था? 100 यूनिट था। अब ये कह रहा लंबाई में 20% की कमी करो, तो आप ये जो 10 मानी थी ना लंबाई, इसका डायरेक्ट 80% निकाल दो, क्योंकि प्रारंभ में जो लंबाई थी ये अपने आप में 100% थी। 2 जीरो से 2 जीरो कट करो तो नई लंबाई 8 आ जाएगी। चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, चौड़ाई भी 100% थी जो 10 थी, अब 40% कम करना है 100 को, तो 60% चौड़ाई का निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, तो नई चौड़ाई कितनी आ गई? 6। अब नया क्षेत्रफल लाने के लिए नई लंबाई गुणा नया चौड़ाई, तो 6 8 48 हो जाएगा। तो नए क्षेत्रफल का मान 48 हुआ। क्षेत्रफल में क्या हो गई? कमी। कितनी हो गई? 100 में से 48 गया, 52 यूनिट की कमी हो गई। क्वेश्चन ने पूछा कमी का प्रतिशत बताओ, तो इस 52 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसे बटे के ऊपर लिखो, गुणा में 100 करो, और ये कमी किस पर हुई? 100 पर, बटे में 100 भी आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस प्रकार 52% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट 10वां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 500 रुपये की एक वस्तु खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 125 रुपए व्यय किए, इसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? आपको क्रय मूल्य पहले तो इस वस्तु का बनाना है। 500 रुपया क्रय मूल्य नहीं बनेगा, 500 में खरीदा और 125 रुपया और मरम्मत पर खर्च किया, तो वास्तव में जो क्रय मूल्य है इसका कितना है? 625 रुपए। अब इस 625 रुपए पर उसने 20% हानि उठाकर बेच दिया, तो आप 625 का 20% हानि उठाई तो 80% निकालो। विक्रय मूल्य पहली बार आया, फिर क्या करा? 25% लाभ कमाया इसी मूल्य पर, तो डायरेक्ट इसका 125% निकालो, तो डायरेक्ट आपके पास फाइनली विक्रय मूल्य इस वस्तु का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो? काट दो, 25 पंजे 125, 25 चुक 100, जीरो से जीरो कटेगा, 8 से 4 से 8 को 2 बार काटेंगे और 2 से 10 को 5 बार काटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा। हमारे पास खाली 625 विक्रय मूल्य बना, खरीदा भी 625 में था, बेचा भी 625 में, तो ऐसे में ना लाभ होगा ना हानि। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 और मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया है, तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा? मतलब हमें त्रिज्या लानी होगी और त्रिज्या का डबल व्यास होता है। तो आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना। अर्धवृत्ताकार का मतलब ये होता है अर्धवृत्त। क्वेश्चन में बात की जा रही है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर जो होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ वैल्यू पुट करोगे सब आ जाएगा। परिमाप की जगह आपको लिखना होगा 144 बराबर पाई का मान होता है 22/7
आर का मान हमें चाहिए और प्लस 2r भी अपन ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि आर का मान हमें चाहिए। ठीक है, अब दोनों जगह से आप क्या करो, आर को तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा 144 बराबर 22/7। अगर आर दोनों जगह से कॉमन आ जाए तो अंदर क्या बचेगा, एक तो 22/7 प्लस इधर क्या बचेगा, आर कॉमन जाने पर 2 और बटे में कुछ नहीं, एक मान लो, इसे कोष्टक में ले लो और दोनों जगह से आर कॉमन आ गया। आप पहले क्या करो, इनका लघुत्तम लेके इनको सोल्व करोगे। 7 और 1 का लघुत्तम 7 होगा, 7 का भाग 7 में एक बार गया, 1 का गुणा 22 से करेंगे 22 प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार गया, 7 का गुणा 2 से किया, 7 दूनी 14 और बराबर किधर अभी गुणा में आ रहे हैं, इधर 144 है। आप क्या करो, इन्हें जोड़ो, तो 22 में 14 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 2 1 3 36 और 36 बटे कितना है 7 और गुणा में कितना बना, आर बना, बराबर में 144। तो आर का मान चाहिए तो आप क्या करो, 144 भाग का 7 गुणा में जाएगा, गुणा का 36 इधर आएगा भाग में। काटेंगे हम इसको, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चुक 24, 6 से 24 को काटेंगे, 6 चुक 24, आर बराबर हो जाएगा 4 सते की 28। लेकिन त्रिज्या अगर पूछता तो 28 करेक्ट आंसर था, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा व्यास, और व्यास होता है प्यारे साथियों त्रिज्या का डबल। 28 को डबल कर दो, 2 8 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 मीटर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 मूलधन है, 10% दर है, तो कितने समय में 92,610 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया, मूलधन आपको दिया है प्रिंसिपल 80,000, आपको क्या करना है, ब्याज की दर 6 है तो रेट दिया है आपको 10% और उसके बाद यहाँ अमाउंट यानी मिश्रधन दिया है 92,610। आपको लाना क्या है, यहाँ पर टाइम लेके आना। तो जब कभी भी ब्याज की दर 6 माही होती है तो सबसे पहले काम तो क्या करना है, जो दर है आर इसको आप आधा कर लो और जो टाइम है इसमें हम हमेशा 2 का गुणा करेंगे। अब बस आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर दर बनानी है। पहले तो दर हमें 10% दी है और 10 में 2 का भाग देंगे तो दर बनेगी 5%। अब यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट बराबर होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। अमाउंट की जगह कितना लिखना होगा, 92,610, 92,610। ये प्रिंसिपल गुणा से इधर आएगा, भाग में लिख दो डायरेक्ट 80,000 और बराबर की दर 1 प्लस दर की जगह 5% लिखोगे और बटे में 100 और इसकी पावर टी फॉर टाइम हमें चाहिए। ये 0 से 0 काटेंगे, इधर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 एकम 20 और 1 21, इस प्रकार 21 बटे 20 और इस पूरे की पावर कितना है टी। डेफिनेटली ये भी 21 बटे 20 आधार में कन्वर्ट हो जाएगा। 21 का क्यूब होता है 9,261 और 20 का क्यूब होता है 8,000, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 21 बटे 20 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बराबर है ये तो आधार से आधार काट दो तो हमारे पास टी का मान कितना बचा, लेकिन टी में हमें 2 का गुणा करना है, याद रखे टी में हमेशा 2 का गुणा है। तो हमारे पास जो मान आया ये 2 गुणा टी का मान आया और कितना आया 3, हमें टी का मान चाहिए, गुणा का 2 इधर भाग में आ जाएगा तो 3 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा और बटे में 2, 1 सही 1 बटे 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 सही 1 बटे 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। प्यारे साथियों बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को ध्यान पूर्वक और अच्छे से वॉच करिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग उसका भी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां संपूर्ण रिवीजन करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।